बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 20 मुल्लाहिदा फरमाएं। मुझे अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो मास्टर फू को इस सूरत हाल से आगाह कर रही थी। फिर उसने रिसीवर रख दिया और मेरी तरफ देखते हुए बोली, मास्टर फू चंद मिनट में यहाँ पहुँच जाएगा। उस वक्त तक हमें इन लोगों की निगाहों से पोशीदा रह कर यहीं कहीं वक्त गुजारना है। आओ मेरे साथ आओ। उसने टेलीफोन ऑपरेटर का शुक्रिया अदा किया और हम दोनों उस कमरे से निकल आए। दो रायदारियों में घूमकर हम लाबी की तरफ निकल आए, लेकिन थाई वांग फौरन ही पीछे मुड़ गई और एक और रायदारी में होते हुए एक जीने पर चढ़ गई। जीने के इख्तिताम पर एक फ्लोर था। थाई वांग ने मुझे इशारा किया और हम दौड़ते हुए कॉर्नर के एक कमरे में घुस गए। अंदर दाखिल होते थाई वांग ने दरवाज़ा बंद कर दिया। यह खासा वसी व अरीज कमरा था। किसी लाइब्रेरी की तरह बड़े बड़े रैक्स बने हुए थे, लेकिन इन रैक्स में किताबों की बजाय तय किए हुए कपड़े रखे हुए थे। चादरें, पर्दे, तौलिए, गलाफ, मेज़ पोश और इसी किस्म की चीज़ें थी। थाई वांग ने कमरे की बत्ती बुझा दी और हम उन रैक्स के दरमियान से गुजरते हुए एक खिड़की के करीब आकर रुक गए। यह खिड़की मेन रोड की तरफ थी और यहाँ ना सिर्फ होटल का गेट बल्कि उसके सामने की सड़क भी नजर आ रही थी। सुर्ख स्कार्फ वाला वो बदमाश अब भी सड़क के दूसरी तरफ बिजली के खंभे से टेक लगाए खड़ा था। 15-20 मिनट गुजर गए। मैं खिड़की के एक तरफ खड़ा शीशे से झांक रहा था और फिर दो कारें मुखालिफ सम से आकर बैक वक्त गेट के सामने रुकी। एक कार से मास्टर फू को उतरते देखकर मेरे ऊँटों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन दूसरे हीले में दूसरी कार से चीफ वांग को उतरते देखकर मेरा दिल उछलकर हल्क में आ गया। उसके साथ दो आदमी थे। मास्टर फू की कार से भी दो और आदमी उतर आए और फिर वहां जो कुछ भी हुआ उसे मैं जंग का नाम ही दूंगा। मास्टर फू और चीफ वांग पहले एक दूसरे को ललकारते रहे और फिर बेड़ियों की तरह एक दूसरे पर झपट पड़े। उन दोनों के साथ आने वाले भी आपस में भिड़ गए थे। होटल की इंतजामिया ने गेट बंद करा दिया। लान में जो लोग बैठे हुए थे वो भी उठकर अंदर चले गए। रेस्टोरेंट वगैरह के दरवाजे भी बंद कर दिए गए। मैं दम बहुत सा खड़ा सड़क की तरफ देख रहा था। मास्टर फू और चीफ वांग को देखकर लगता था जैसे दो पहाड़ आपस में टकरा गए हों। वो चीखते चिंगारते हुए एक दूसरे पर हमलावर हो रहे थे। चीफ वांग को मैंने पहले लड़ते हुए नहीं देखा था। पहली मर्तबा उस वक्त देखा था जब उसने मेरी माँ को कत्ल किया था। वो जिस बेरहमी से मेरी माँ पर खंजर से वार कर रहा था, वो मंजर मैं आज तक नहीं भूल सका। फिर वो मौत का साया बनकर मेरे ताकुब में लगा था और मैं आज उसे लड़ते हुए देख रहा था। उसका अंदाज देखकर मुझे ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो भी अपने फन का मास्टर था। चीफ वांग किसी ताकतवर स्प्रिंग की तरह अपनी जगह से उछला। वो मास्टर फू को फ्लाइंग किक मारना चाहता था। मास्टर फू ने उसके दोनों पैर पकड़कर पीछे उछाल दिया। चीफ वांग कलाबाजी खाता हुआ पैरों के बल गिरा और फौरन ही संभल गया, लेकिन मास्टर फू ने उसे मजीद संभलने का मौका नहीं दिया। उसने यूं हरकत की जैसे पंच मारना चाहता हो, लेकिन उसकी लेफ्ट किक पूरी कुव्वत से चीफ वांग की ठोड़ी के नीचे नरखरे पर लगी और वो डकराता हुआ पीछे उलट गया। और फिर मास्टर फू ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। स्पिन राउंड हाउस और बैक किक्स चीफ वांग पर बरसती रही, लेकिन एक मौके पर चीफ वांग ने मास्टर की किक रोक ली और उसे पीछे उछाल दिया। मास्टर फू उलटकर पीछे गिरा, मगर उसने उठने में देर नहीं लगाई। चीफ वांग ने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए पतलून का पांचा ऊपर उठाया और पिंडली पर चमड़े के फीते से बंधा हुआ खंजर निकाल लिया। उसके हाथ में खंजर देखकर मेरी आंखों में वहशत सी उभर आई। मास्टर फू ने चीफ वांग के खंजर वाले हाथ पर किक लगाने की कोशिश की, मगर चीफ वांग उस दाव को बचा गया। उसने जवाबी वार करने की कोशिश की, लेकिन इस मर्तबा मास्टर फू ने अपने आप को बचा लिया, मगर उसके साथ उसका पैर फिसल गया और वो पुश्त के बल गिर गया। मास्टर फू ने संभलने की कोशिश की, लेकिन ऐन उस वक्त चीफ वांग का एक आदमी मास्टर फू के एक आदमी का पंच खाकर मास्टर फू के ऊपर गिरा और उसने मौका मिलते ही मास्टर फू के दोनों बाजू गिरफ्त में ले लिए। चीफ वांग बड़ी तेजी से आगे बढ़ा और चिंगारते हुए खंजर पूरी कुव्वत से मास्टर फू के सीने में उतार दिया। चीफ वांग ने खंजर का दूसरा वार करने के लिए हाथ ऊपर उठाया। मास्टर फू के बाजू उस बदमाश की गिरफ्त में थे। उसने दोनों पैर जमीन पर टिकाकर पूरी कुव्वत इस्तेमाल करते हुए ब्रिज बनाया और इस तरह उछला कि वो बदमाश उछलकर दूर जा गिरा। मास्टर फू अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसके सीने से खून बह रहा था। उसने चीफ वांग का दूसरा वार रोकने की कोशिश की, मगर लड़खड़ा गया। खंजर दूसरी मर्तबा उसके सीने में महफूज हो गया। मैंने आंखें बंद कर ली। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और टांगे होले होले कांपने लगी। मास्टर फू जख्मी होने के बावजूद चीफ वांग की तरफ बढ़ रहा था और चीफ वांग पे दर पे उस पे खंजर के वार करता जा रहा था। और फिर मैंने मास्टर फू को सड़क पर गिरते हुए देखा। उसी लम्हे वहां एक और कार आ रुकी और 4-5 आदमी नीचे उतरे। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो चीफ वांग के आदमी थे या मास्टर फू के। थाई वांग ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे दरवाजे की तरफ खींचने लगी। मैंने महसूस किया था कि उसका हाथ भी कांप रहा था। हम उस कमरे से निकलकर रायदारी में दौड़ने लगे। रायदारी में कुछ लोगों से आमना सामना भी हुआ। वो सब खौफ ज़दा नजर आ रहे थे। हम उसी तंग से जीने से उतर कर रायदारियों में होते हुए होटल के पिछले दरवाजे की तरफ आ गए। मैंने बाहर झांक कर देखा, सड़क सुनसान पड़ी थी। उस तरफ होटल की निगरानी करने वाला बदमाश भी गालबन होटल के सामने वाले रुख पर चला गया था।
मैं थाईवान का हाथ पकड़कर बाहर निकल आया और हम दौड़ते हुए सोंग 4 की तरफ मुड़ गए और दूसरी तरफ के मेन रोड पर आ गए। सामने एक टिक टिक खड़ा था। हम दोनों रिक्शे से मिलती जुलती उस सवारी में बैठ गए। रामाउन रोड, हरी अप, थाई वांग चीखी। टिक टिक फौरन ही हरकत में आ गया। थाई वांग बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। रामावन रोड पर टिक टिक छोड़कर हम एक टैक्सी में बैठ गए। श्याम स्क्वायर के करीब वो टैक्सी छोड़कर हम एक और टैक्सी में बैठ गए और इस तरह टैक्सियां बदलते हुए हम टस्कन ब्रिज पहुंच गए। आखिरी टैक्सी हमने ब्योरी रोड पर छोड़ दी और वहां से आगे पैदल ही आए। घर में दाखिल होते ही थाई वांग ने दरवाजे इस तरह लॉक कर लिए जैसे वो हमारे ताकुब में आ रहे हों। थाई वांग बुरी तरह खौफजदा थी। उसने अपनी ड्रेसिंग टेबल की तरह से पिस्तौल निकाल लिया। हमारी वो रात जागते हुए गुजरी। खौफजदा मैं भी था। मस्टर फू के अंजाम ने मेरी रूह तक को तड़पा कर रख दिया था। वो मेरी वजह से चीफ वांग जैसे सफाक आदमी की भीड़ चढ़ गया था। थाई वांग की कार इंदिरा रेजेंट होटल के पार्किंग में खड़ी थी, लेकिन दूसरे दिन भी सुबह वो घर से नहीं निकली। उसने तमाम दरवाजों को ताले लगा रखे थे। शाम का अंधेरा फैल चुका था। मैं और थाई वांग लाउंज में बैठे हुए थे कि टेलीफोन की घंटी बजी। थाई वांग उठकर फोन के करीब चली गई और रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया। उसके दूसरे हाथ में चाय का कप था। तुम कौन हो? तुम्हें मेरी कार से क्या ताल्लुक है? जब चाहूंगी ले आऊंगी। मैंने थाई वांग को माउथ पेस में कहते सुना और फिर दूसरी तरफ से जो कुछ भी कहा गया था उसे सुनकर थाई वांग का रंग धुआं हो गया। चाय का कप उसके हाथ से छूटकर गिर गया। मैं जल्दी से उठकर उसके करीब पहुंच गया। क्या हुआ? किसका फोन था? मैंने पूछा। उन्होंने कार के नंबर से मेरा एड्रेस मालूम कर लिया है। उन्हें यह भी मालूम है कि तुम यहाँ हो, थाई वांग ने कहा। उसकी आवाज हल्क में अटक रही थी। वो लोग किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकते हैं। मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। दिमाग में धमाके होने लगे। मैं कुछ कहना चाहता था मगर मेरी जबान मेरे होंठों के साथ चिपक कर रह गई थी। मैं सख्त किसी कैफियत में खड़ा थाई वांग की तरफ देख रहा था। वो भी टेलीफोन स्टैंड के करीब इस तरह खड़ी थी जैसे उसकी रूह निकल गई हो। स्टैंड से नीचे लटका हुआ टेलीफोन का रिसीवर कलाक की तरह झूल रहा था। रिसीवर में कोई आवाज उभर रही थी, लेकिन सिर्फ आवाज थी। मेरे लिए उन अल्फाज के मानी या मफहूम खत्म थे। वो सिर्फ आवाज थी, जैसे मौत की चाप। थाई वांग की आंखें खौफ से फटी जा रही थी और उसका चेहरा इस तरह सफेद पड़ गया था जैसे उसके जिस्म में गर्दश करने वाले खून के सुर्ख सेल अचानक ही नापैद हो गए हों। उसकी जबान गंग हो गई। कुव्वत गोयाई तो मेरी भी सल्ब हो चुकी थी। मुझे तो यूं लगा जैसे एक लम्हे को जमीन की गर्दश रुक गई हो और कायनात पर सुकूत तारी हो गया हो और जिंदगी गंभीर सन्नाटे में डूब गई हो। और फिर अचानक ये सुकूत और सन्नाटा टूट गया। वो वजदान। थाई वांग के लड़ते हुए ऊँटों की कपकपाती हुई सी आवाज निकली तो मैं भी जैसे होश में आ गया। वो लोग किसी वक्त भी यहाँ पहुंच जाएंगे। एक एक लम्हा हमारे लिए कीमती है। हरी अप। मुझे उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ी। ये फोन कॉल गोया मौत की कॉल थी जिसने एक लम्हे को हम दोनों को दहला कर रख दिया था। लेकिन थाई वांग ने बड़ी सूरत से अपने आवाज पर काबू पाने की कोशिश की थी। वो एकदम हरकत में आ गई थी। मैं भी तेज तेज कदम उठाता उसके साथ बेडरूम में आ गया। उसने अलमारी खोलकर करेंसी नोटों के कुछ बंडल अपने बैग में डाले। ऐसा करते उसके हाथ नुमायां तौर पर कांप रहे थे। अलमारी में तय दर तय रखे हुए कपड़े और दूसरी चीजें नीचे गिर गई, लेकिन शायद उसे इस बात की परवाह ना थी। अलमारी से हटकर वो ड्रेसिंग टेबल के करीब आ गई और बारी बारी सारे दरवाजे बाहर खींच लिए, लेकिन शायद उसे मतलूबा चीज नहीं मिल रही थी। उस पर खौफ के साथ अब झंझलाहट भी तारी हो रही थी। मैंने यहीं रखा था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। वो बड़बड़ाई। किस चीज की तलाश है? मैंने आगे बढ़ते हुए पूछा। मेरी आवाज में भी हल्की सी कपकपाहट थी। पिस्तौल, वो बोली। मैंने चेक करके यहीं रखा था, किसी दराज में। पिस्तौल तुम्हारे तकिए के नीचे है, मैंने कहा। थाई वांग ने तकिया उठाकर एक तरफ फेंक दिया और झपट कर पिस्तौल उठा लिया। अब निकल चलो यहाँ से, वो किसी भी वक्त आ सकते हैं, वो कहते हुए तेजी से दरवाजे की तरफ घूम गई। बेडरूम से निकलकर मैंने लाउंज की तरफ कदम बढ़ाया तो उसने मेरा हाथ थाम लिया। उधर नहीं। उसका लहजा अब सरगोशियाना था। हो सकता है कोई आदमी बंगले की निगरानी कर रहा हो। इस तरफ हम पिछले दरवाजे से निकलेंगे। मैं उसके साथ दूसरी तरफ मुड़ गया और फिर राहदारी में घूमकर हम अकबी दरवाजे के करीब आ गए। उसने बैग मेरे हवाले किया जिसे मैंने कंधे पर लटका लिया। उसके दाएं हाथ में पिस्तौल था और बाएं हाथ से वो बड़ी आहिस्तगी से दरवाजे का बोल्ट गिरा रही थी। घर की तमाम बत्तियां खुली छोड़ दी गईं ताकि अंधेरा हो जाने पर किसी को शुबा ना हो सके। बड़ी एहतियात से दरवाजा खोलकर हम बाहर आ गए। इस तरफ खुली जगह पर दरख्त थे और उनसे आगे तकरीबन 60 फुट ऊंची बाउंड्री वाल थी। उस तरफ खुली जगह पर चंद दरख्त थे और उनसे आगे तकरीबन 7 फुट ऊंची बाउंड्री वाल थी। मैं दिन में 1-2 मरतबा इस तरफ भी आ चुका था और एक मरतबा तो मैंने दीवार पर से झांक कर भी देखा था। उस दीवार की दूसरी तरफ एक कुशादा गली थी, लेकिन उस बंगले के ऐन सामने कोई बंगला वगैरह नहीं था। उसकी वजह शायद ये थी कि थाई वांग के बंगले के पहलू से गुजरने वाली नहर में उस जगह किसी कदर खम था। हम दोनों अभी दरवाजे से निकलकर दरख्तों में बाउंड्री वाल की तरफ चलने लगे। मौत के फरिश्ते जब ताकुब में लगे हुए हों तो मामूली सी आहट भी दहला देती है। दरख्तों के नीचे खुश्क पत्ते बिखरे हुए थे। पैरों के नीचे दबने से चिचराहट की आवाज पैदा हो रही थी।
थाई वांग बहुत मोहतात अंदाज में कदम उठा रही थी और बार बार पीछे देख रही थी। दीवार तकरीबन 7 फुट ऊंची थी। थाई वांग के लिए ऊपर चढ़ना आसान नहीं था। पहले मैं दीवार पर चढ़ गया और फिर उसका हाथ पकड़कर ऊपर खींच लिया। अभी हम दीवार की दूसरी तरफ कूदने के लिए पर तोल रहे थे कि बंगले के गेट की तरफ से दब की आवाज सुनकर मेरा दिल उछलकर हल्के में आ गया। थाई वांग ने चीख रोकने के लिए मुंह पर हाथ रख लिया। उसका यह ख्याल बिल्कुल दुरुस्त निकला था कि वो लोग किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकते थे। दब की इस आवाज का मतलब था कि कोई आदमी बंगले के सामने वाली दीवार से अंदर कूदा था। जल्दी करो प्लीज, वो लोग आ गए हैं। थाई वांग की आवाज कपकपा रही थी। खौफ से मेरी आवाज भी बंद हो गई, लेकिन मैं अपनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। मैंने थाई वांग का एक हाथ पकड़ा और उसे दीवार के दूसरी तरफ लटका दिया और फिर खुद भी दोनों हाथ दीवार पर जमा कर नीचे लटक गया और बड़ी आहिस्तगी से नीचे उतर गया। अगर मैं छलांग लगाता तो दब की आवाज किसी को मुतवज्जो कर सकती थी। इस वक्त अगरचे 8 ही बजे थे, लेकिन उस तरफ गली में कोई नहीं था। बंगलों में रोशनियां जिंदगी का सबूत फराहम कर रही थी। 1-2 बंगलों के सामने कारें भी खड़ी थी। हम दोनों ने दीवार से उतरकर इधर उधर देखा और फिर सामने की तरफ दौड़ने लगे। उस तरफ थाई वांग की तरफ इशारा करते हुए बोली, उस तरफ पैदल आमदोरफ्त के लिए नहर पर लकड़ी का एक पुल है। वो पुल पार करके चारवे नाखन रोड की तरफ निकल सकते हैं। हम दोनों नहर की तरफ मुड़ गए। बंगलो और नहर के दरमियान तकरीबन 6 फुट चौड़ी पट्टी थी। उस कच्चे रास्ते पर आमतौर पर पैदल या साइकिल सवार लोग ही आ जाया करते थे, या कभी कभार मोटरसाइकिल वाले भी ये रास्ता इस्तेमाल करते थे। जरा आगे नहर पर लकड़ी के तख्तों का एक पुल था जिसकी चौड़ाई 4 फुट से ज्यादा नहीं थी। उसके दोनों तरफ नीचे ऊपर बांस के 2-2 डंडों की रेलिंग भी लगी हुई थी। ये पुल दरअसल पैदल आमदोरफ्त के लिए ही बनाया गया था, ताकि नहर के दूसरी तरफ जाने के लिए सड़क वाले पुल का तवील फासला तय ना करना पड़े। कच्चे रास्ते पर दौड़ते हुए मैं धप धप की आवाजें सुनाई थी। तेज भागो, थाई वांग चीखी। वो लोग बंगले की दीवार कूदकर बाहर आ गए हैं। मैं तो तेज भाग रहा था, लेकिन खुद थाई वांग पीछे थी। मैंने मुड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे भी अपने साथ तेज दौड़ाने लगा। हम दोनों नंगे पैर थे, इसलिए कच्ची जमीन पर दौड़ने से ज्यादा आवाज पैदा नहीं हो रही थी। हम लकड़ी वाले पुल के करीब पहुंच गए। पीछे से शोर की आवाज सुनाई दे रही थी। एक आदमी थाई जबान में चीख चीख कर कह रहा था, उधर उन बंगलों में देखो और तुम नहर की तरफ जाओ, जल्दी करो। अगर वो निकल गए तो टाइगर हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। थाई वांग, मैं पुल के करीब रुक गया। अगर हम दौड़ते रहे तो पकड़े जाएंगे। इस वक्त हमारे लिए महफूज तरीन जगह ये पुल है। इसके नीचे छुप कर हम उनकी नजरों से बच सकते हैं। मेरी बात थाई वांग की समझ में आ गई। उसने एक मर्तबा पीछे मुड़कर देखा और पुल के बिल्कुल साथ नहर में उतर गई। उसके फौरन ही बाद मैं भी बड़ी आहिस्तगी से पानी में उतर गया और थाई वांग को अपने साथ लेता हुआ पुल के नीचे पहुंच गया। मैंने बैग को गर्दन में लपेट कर उसे कंधे पर लटका लिया। थाई वांग ने पिस्तौल वाला हाथ ऊपर उठा रखा था। जैसे ही हम पुल के नीचे पहुंचे, मैंने दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनकर गर्दन घुमाई तो एक कच्चे रास्ते पर दौड़ता हुआ आदमी नजर आ गया। हम दोनों नहर के किनारे के साथ लगे पुल के नीचे खड़े रहे। इस जगह पानी मेरे सीने के बराबर पहुंच रहा था। मैंने एक हाथ से पुल के तख्तों के नीचे एक लकड़ी को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ थाई वांग की कमर के गिर्द लपेट कर उसे अपने साथ लगा रखा था। उसने भी एक हाथ से आगे वाली लकड़ी को थाम रखा था। चंद सेकंड बाद दौड़ते हुए कदमों की आवाज दोबारा सुनाई दी, जो लम्हा बलमा करीब आती जा रही थी और फिर वो आदमी पुल पर पहुंच गया। धड़ धड़ की आवाज हमारे सरों पर से गुजर गई। पुल के नीचे गहरी तारीकी थी। अगर वो शख्स पुल के नीचे झांकने की कोशिश भी करता तो शायद हम तारीकी में उसे नजर ना आते, लेकिन हम अपनी जगह पर बेइसु हरकत सांस रोके खड़े रहे। थोड़ी देर बाद वो आदमी पुल पर दौड़ता हुआ बंगलों की तरफ वापस चला गया। कच्चे रास्ते पर उसके कदमों की हल्की आवाज भी बदतदरीज मादूम होती चली गई। अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे थाई वांग कांपने लगी हो और फिर उसके मुंह से अजीब डरी डरी सी आवाजें भी निकलने लगी। क्या हुआ? मैंने सरगोशी में पूछा। सर्दी लग रही है क्या? स्नेक, उसके मुंह से बमुश्किल आवाज निकल सकी। मेरी गर्दन पर स्नेक, सांप लिपट गया है। मैंने एक झटके से उसकी कमर से हाथ हटा लिया और फिर दोबारा हाथ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर बढ़ाने लगा। मेरा दिल भी खौफ से कांप रहा था। उसकी गर्दन पर लिपटे हुए सांप ने मुझे डस लिया तो इससे आगे मैं कुछ नहीं सोच सका। डैडी से एक मरतबा सुना था कि पानी के सांप ज्यादा खतरनाक और जहरीले होते हैं। सांप का खौफ भी अजीब होता है। आदमी राइफल की गोली का तो सामना कर सकता है, लेकिन सांप से डसे जाने का तसव्वुर ही बड़ा खौफनाक होता है। ये खौफ मेरे दिल पर भी तारी था, लेकिन मेरा हाथ आहिस्ता आहिस्ता थाई वांग के शाने पर रेंगता हुआ गर्दन पर पहुंच गया और फिर मैंने सांप को गिरफ्त में ले लिया। उसके साथ ही मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो किसी झाड़ी की लचकदार शाख थी जो न जाने कहां से पानी में बहती हुई आ रही थी और थाई वांग की गर्दन से लिपट गई थी। सांप नहीं, झाड़ी थी। मैंने कहते हुए वो झाड़ी उसकी गर्दन से हटाकर पानी में फेंक दी और फिर पुल पर कदमों की आवाज सुनकर चौंक गया। खामोश रहना, कोई आ रहा है, मैंने सरगोशी की। पुल के तख्तों पर कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। वो एक औरत और एक मर्द था जो दूसरी तरफ से आए थे और बातें करते हुए पुल पर से गुजर गए थे।
वो लोग हमें बंगलों की तरफ ढूंढ रहे हैं। थाई वांग ने सरगोशी की और अब मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैंने थाई वांग को छोड़ दिया और आहिस्ता आहिस्ता किनारे की तरफ हरकत करता हुआ पुल से बाहर झांकने लगा। बंगलों की तरफ से शोर की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो लोग गालबन जबरदस्ती बंगलों में घुसकर हमें तलाश कर रहे थे। वो यकीनन यही समझ रहे होंगे कि अपने बंगले से भागकर हमने किसी और के बंगले में पनाह ले रखी है। मैं मोहतात नजरों से इधर उधर देखता हुआ बड़ी आहिस्तगी से पुल के नीचे से निकल आया और थाई वांग को भी बाहर खींच लिया। कपड़ों से पानी नुचड़ रहा था। मैं इस वक्त अजीब सी कैफियत में था। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा था। अब तक न जाने कितने लोग मारे जा चुके थे। मास्टर फू का असर मैंने अपनी आंखों से देखा था और अब उन्होंने थाई वांग का भी सुराग लगा लिया था जिसने मुझे पनाह दे रखी थी। अगर हम दोनों बंगले में उनके हाथ लग जाते तो न जाने हमारा क्या अंजाम होता। अगर जैसे टारगेट मैं था, लेकिन न जाने मेरे दिल में ये बात क्यों समा गई थी कि मुझे थाई वांग की हिफाजत करनी चाहिए। वो इस मुसीबत में सिर्फ मेरी वजह से फंसी थी और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी अब मुझ पर आयद होती थी। और फिर मैंने गैर इरादी तौर पर उसका हाथ पकड़ लिया और हम पुल पार करके दूसरी तरफ निकल आए। दूसरी तरफ एक तंग सी सड़क थी जो आगे जाकर एक रोड से जा मिलती थी। कपड़ों से अभी तक पानी धार की सूरत में बह रहा था। हम चंद गज ही चले थे कि तकरीबन 50 गज आगे वाले मोड़ से एक मोटरसाइकिल इस तरफ मुड़ती हुई नजर आई। उस मोटरसाइकिल को देखकर मेरे ज़हन में अचानक ही एक ख्याल उभरा। मैंने थाई वांग की तरफ देखा। उसके ज़हन में भी गालबन कोई ऐसी ही बात थी। उसने मुझे इशारा किया और मैं बड़ी फुर्ती से सड़क से हटकर झाड़ियों में दुबक गया। थाई वांग सड़क के बीच में खड़ी हो गई। उसने पिस्तौल वाला हाथ पुश्त पर रख लिया और दूसरे हाथ से मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा करने लगी। मोटरसाइकिल उसके करीब पहुंचकर रुक गई। थाई वांग ने बड़ी फुर्ती से मोटरसाइकिल सवार पर पिस्तौल तान लिया। अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो बाइक स्टैंड पर खड़ी करके दूसरी तरफ दौड़ लगा दो। अगर तुम्हारे मुंह से कोई आवाज निकली तो गोली मार दूंगी। मोटरसाइकिल सवार दुबला पतला सा अधेड़ उम्र आदमी था। पिस्तौल देखकर वो थर थर कांपने लगा। उसने नीचे उतरकर मोटरसाइकिल स्टैंड पर खड़ी कर दी और मुंह से आवाज निकाले बगैर झाड़ियों में दौड़ता चला गया। मैं झाड़ियों से निकलकर सड़क पर आ गया। थाई वांग ने पिस्तौल पाजामे की जेब में ठोंस लिया और मोटरसाइकिल पर बैठकर किक लगाने लगी। मैं इसी दौरान में पिछली सीट पर बैठ चुका था और फिर मुझे गैर मुतवक्को सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ा। फिजा अचानक की रोशन हो गई। मैंने चौंक कर देखा तो कांप कर रह गया। नहर की दूसरी तरफ थाई वांग की कोठी से शोले बुलंद हो रहे थे। गालबन पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई थी। थाई वांग एक लम्हे को सकते किसी कैफियत में बेसु हरकत मोटरसाइकिल पर बैठी रही। फिर वो मोटरसाइकिल से उतर गई और जेब से पिस्तौल निकाल लिया। मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, एक एक को खत्म कर दूंगी। उसके मुंह से खौफनाक हुर्राहट निकली। मैं चौंक गया और दूसरे लम्हे मैं भी सीट से उतर गया। मोटरसाइकिल दूसरी तरफ उलट गई। थाई वांग पुल की दूसरी तरफ दौड़ रही थी। मैंने लपक कर उसे पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं उसे रोकने की कोशिश करने लगा। उन्होंने मेरा घर जला दिया, सब कुछ राख कर डाला, मैं उन सबको खत्म कर दूंगी। वो चीखी। पागल मत बनो थाई वांग, होश के नाखन लो। मैंने भी चीख कर कहा। वो तुम्हें देखते ही गोलियों से भून डालेंगे या तुम्हें उठाकर जलती हुई आग में फेंक देंगे। थाई वांग चीखते हुए अपने आप को मेरी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश करती रही। अपना बंगला आग के शोलों की लपेट में देखकर उस पर जुनून की सी कैफियत तारी हो गई थी। मैंने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। वो लड़खड़ा कर रह गई। पागल मत बनो, मैंने कहा। इस वक्त उस तरफ जाना खुदकशी के मुतरादिफ है। हम उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे, अलबत्ता वो हम दोनों को हलाक कर देंगे। अक्लमंदी का तकादा यही है कि हम यहाँ से निकल जाएं। तुम्हारे घर की बर्बादी का बदला हम उनसे जरूर लेंगे। हम जिंदा रहे तो ऐसे कई मौके मिलेंगे। इस वक्त यहाँ से निकलो। थाई वांग वहशत अमेज नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। जोरदार थप्पड़ खाने के बाद मेरी बात शायद उसकी समझ में आ गई थी। अब यहाँ खड़े खड़े वक्त जाया मत करो, कुछ लोग इस तरफ आ रहे हैं, जल्दी करो, मैंने कहा। 3-4 आदमी बंगलों के साथ नहर के कच्चे रास्ते पर दौड़ते हुए पुल की तरफ आ रहे थे। थाई वांग ने पिस्तौल फिर जेब में डाल ली और मोटरसाइकिल सीधी करके और किक लगाकर उसे स्टार्ट कर दिया। मैं पिछली सीट पर बैठ गया। उसने गियर में डालकर मोटरसाइकिल को वापस मोड़ा और उसकी रफ्तार बढ़ाती चली गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। बंगले से उठने वाले शोले अब आसमान से बातें कर रहे थे और लोगों के शोर की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। थाई वांग मोटरसाइकिल चलाने में बड़ी माहिर साबित हुई। रफ्तार बहुत तेज थी। मैं पिछली सीट पर बैठा उसके साथ चिपका हुआ था। दोनों हाथ उसकी बगलों से निकालकर उसके सीने पर लपेट रखे थे। मेरे कंधे पर लटका हुआ बैग कभी एक तरफ झूल जाता और कभी दूसरी तरफ। चारवे नाकर रोड तक पहुंचने में चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगे। वहां से उसने मोटरसाइकिल क्रोंग थीप ब्रिज की तरफ मोड़ दी। दरिया के पुल पर इस वक्त ट्रैफिक ज्यादा था, लेकिन थाई वांग बड़ी महारत से मोटरसाइकिल को गाड़ियों के बीच से घुमाती हुई निकाल रही थी। पुल पार करके उसने मोटरसाइकिल को न्यू रोड की तरफ मोड़ दिया और फिर मुख्तलिफ सड़कों पर घूमती हुई पेन रोड पर आ गई और फिर इंडियन टेम्पल के अकब में गली में मोटरसाइकिल रोक ली। उस गली में कई मंजिला मकान थे और ज्यादा आबादी हिंदुस्तानियों की थी और उनमें अक्सरियत हिंदुओं की थी और यही वजह थी कि यहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर भी था। इस वक्त 9:30 बजे थे। कुशादा गली में कुछ बच्चे खेल रहे थे, लेकिन किसी ने हमारी तरफ तवज्जो नहीं दी।
वो सब अपने खेल में मशगूल रहे। थाई वांग ने मोटरसाइकिल का इंजन बंद कर दिया और नीचे उतरकर एक मकान की बेल बजा दी। मैं मोटरसाइकिल पर बैठा रहा, पैर मैंने दोनों तरफ जमीन पर लटका लिए। थाई वांग का कॉटन का पाजामा तो तकरीबन सूख गया था, लेकिन मेरी जीन्स की पतलून के पांचों से अभी तक पानी के कतरे टपक रहे थे। काल बेल बजाने की थोड़ी देर बाद दरवाजा खुल गया। दरवाजा खोलने वाली कोई औरत थी। थाई वांग ने उससे कोई बात की और मुड़कर मुझे इशारा किया। उसके साथ ही दरवाजा पूरी तरह खुल गया। मैं सीट से उतरकर मोटरसाइकिल को खींचता हुआ अंदर ले गया। मकान के दरवाजे के सामने गालबन साइकिल लाने ले जाने के लिए सीमेंट का एक छोटा सा रैंप बना हुआ था, जिस वजह से मुझे मोटरसाइकिल अंदर लाने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई थी। दरवाजा खोलने वाली एक बूढ़ी हिंदू औरत थी जिसने सफेद कॉटन की साड़ी पहन रखी थी। वो दूसरी तरफ मुड़कर आवाज दे रही थी। हमारे अंदर आने के चंद सेकंड बाद एक कमरे का दरवाजा खुल गया और उस कमरे से बरामद होने वाली औरत को देखकर न जाने क्यों मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। खिलती हुई गंदमी रंगत की मालिक दराज गामत वो औरत हसीन थी। गुलाबी रंगत की साड़ी भी उस पर खूब जच रही थी। उसकी हिरनी जैसी स्याह आंखों में सितारों जैसी चमक थी और माथे पर बिंदिया भी सितारे की तरह चमक रही थी। कमरे से निकलने के बाद वो हैरत से बारी बारी हम दोनों की तरफ देख रही थी। मैं उसके चेहरे से नजरें हटाकर इधर उधर देखने लगा। दरमियान में कुशादा सेन था और इतराफ में कमरे। बाईं तरफ दीवार के साथ ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां थी। ऊपर भी इसी तरह के कमरे थे, लेकिन सेहन नहीं था। कमरों के आगे बालकोनियां थी। ये डबल स्टोरी मकान मजमूई तौर पर 6-7 कमरों पर मुश्तमिल था, लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त इन दो औरतों के अलावा यहाँ और कोई नहीं था। हेलो थाई, वो खूबसूरत औरत आगे बढ़ते हुए बोली। क्या हुआ? ये क्या हालत बना रखी है तुमने, और ये कौन है? वो मेरी तरफ देखने लगी। कमरे में चलो, सब कुछ बताती हूँ, लेकिन बिंदु को बता दो कि बाहर किसी के सामने हमारा जिक्र ना करे। ये समझ लो कि यहाँ कोई आया ही नहीं था। थाई वांग ने आखिरी अल्फाज उस बूढ़ी औरत की तरफ देखते हुए कहे थे। इसकी तुम फिक्र मत करो, इसने तो कुछ देखा ही नहीं, उस खूबसूरत औरत ने कहा। आओ ऊपर चलकर बैठते हैं। थाई वांग ने मुझे भी इशारा किया और हम ऊपर आ गए। उसने एक कमरे का दरवाजा खोला जो बेडरूम था। बिस्तर बहुत आरामदेह था। बेड की एक तरफ इजी चेयर की तरह एक लंबी सी कुर्सी भी थी जिस पर लेटा भी जा सकता था। 2 कुर्सियां और थी। बेड साइड टेबल पर मेकअप का सामान भी था। मेरे लिए सबसे ज्यादा हैरत की बात वो तस्वीरें थी जो दीवारों पर खूबसूरत फ्रेमों में लगी हुई थी। 2 तस्वीरें नीम उरियां लिबास में थी जो खूबसूरत लड़कियों की थी, और एक तस्वीर में औरत के साथ एक मर्द भी था। दोनों नीम उरियां लिबास में थे। इस किस्म की लड़कियों की नीम उरियां तस्वीरें मैंने थाई के घर में भी देखी थी, और यहाँ भी। मुझे हैरत तो इस बात पर थी कि घरों में ऐसी गंदी तस्वीरें क्यों लगाई जाती थी। मुझे अच्छी तरह याद था कि एक मरतबा डैडी एक मैगजीन लेकर आए थे। उस मैगजीन में भी ऐसी ही तस्वीरें थी। उस रोज मैं वो मैगजीन देख रहा था कि मम्मी ने मेरे हाथ से छीन लिया। उसके बाद ना तो मुझे घर में वो मैगजीन दिखाई दिया और ना ही डैडी कभी और मैगजीन लेकर घर आए, लेकिन यहाँ ऐसी तस्वीरें बड़े शौक से देखी जाती थी। इस कमरे में आने के बाद थाई वांग ने हमारा तारुफ भी करा दिया। वो खूबसूरत औरत जानकी देवी थी। लेडी डॉक्टर थी और इस इलाके में उसका एक क्लिनिक भी था। मेरा ख्याल है पहले तुम लोगों को अपने हुलिये दुरुस्त कर लेने चाहिए, जानकी देवी ने कहा, और अलमारी में से एक लुंगी और कुर्ता निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली। ये बाथरूम है, तुम नहा कर कपड़े बदल लो, हम दूसरे कमरे में तुम्हारा इंतजार करेंगे। वो दोनों उस कमरे से चली गई। मैंने कंधे पर लटका हुआ बैग उतार कर बेड पर डाल दिया और दरवाजा बंद करके बाथरूम में घुस गया। आधे घंटे बाद बाथरूम से निकला तो अपने आप को बिल्कुल तरोताजा महसूस कर रहा था। लुंगी और कुर्ता भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल हल्का फुल्का। घर में डैडी को भी अक्सर ये लिबास पहने देखा करता था। इसमें आदमी अपने आप को बहुत ईजी महसूस करता है। मैं नहीं जानता था कि जानकी देवी से थाई वांग का क्या ताल्लुक था, लेकिन हम दोनों मौत के मुंह से निकल कर भागे थे और हमें किसी ऐसी जगह की जरूरत थी जहां कम से कम 2-3 दिन तक सुकून से रह सके और आइंदा के बारे में सोच सके। थाई वांग मुझे लेकर यहाँ आई थी, जिसका मतलब था कि उसे जानकी देवी पर मुकम्मल एतमाद था। मैं कुर्सी पर बैठा सूरत हाल का जायजा लेने लगा था।